पिछले वीडियो में हमने एनिमल टिश्यू कल्चर जो होता है इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स होता है, मीडिया किस तरीके से आपको बनाना है, या फिर मीडिया जो है इसमें आपको कौन से कंपोनेंट को ऐड करना है, उसके बाद पीएच टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है, कौन सी गैसेस प्रोवाइड करनी होती है, फीडर लेयर क्या होता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्राइमरी सेल कल्चर। प्राइमरी सेल कल्चर। अब प्राइमरी सेल कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी का मतलब फर्स्ट। ठीक है, तो प्राइमरी कल्चर आप उस स्टेज को बोलोगे जहां पे टिश्यू आइसोलेशन हुआ है। ठीक है, टिश्यू को हमने आइसोलेट किया है और टिश्यू को आइसोलेट करने के बाद और सब कल्चरिंग करने के पहले, टिश्यू को आइसोलेट करने के बाद मतलब एक्सप्लांट आपने आइसोलेट किया है, और सब कल्चरिंग करने के पहले जो स्टेप होता है या स्टेज होता है उसको बोला जाता है प्राइमरी कल्चर। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा कल्चर बनेगा? प्राइमरी। और उसके बाद में प्राइमरी कल्चर से आप सब कल्चरिंग कर सकते हो। ठीक है, तो प्राइमरी कल्चर से आप फिर क्या कर सकते हो? सब कल्चरिंग कर सकते हो। इसमें 3 स्टेजेस होती है। ठीक है, प्राइमरी कल्चर जो है या प्राइमरी कल्चरिंग जो है इसमें 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट होता है आपका आइसोलेशन ऑफ टिश्यू। आइसोलेशन ऑफ टिश्यू। सेकेंड होता है डिसेक्शन और डिसएग्रीगेशन। ठीक है, डिसेक्शन और डिसएग्रीगेशन। और थर्ड होता है कल्चरिंग इनटू कल्चर वेसल, जिसमें हमने मीडिया को ऐड करके रखा है। तो प्राइमरी कल्चर के 3 बेसिक स्टेप्स है। एक पहला तो टिश्यू आइसोलेशन, दूसरा टिश्यू का डिसेक्शन करना या फिर डिसएग्रीगेशन करना, और थर्ड स्टेप है डिसएग्रीगेशन डिसेक्शन होने के बाद में उसको कल्चर वेसल में ट्रांसफर करना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सबसे पहला स्टेप जो है ये हमने आइसोलेशन ऑफ टिश्यू बोला है ना। तो जो भी आपका ऑर्गेनिज्म होगा उससे आपको पहले टिश्यू को आइसोलेट करना पड़ेगा, उसको आपको डिसेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो फर्स्ट टिश्यू है, ये टिश्यू को आप ट्यूब में डालोगे। ठीक है, जहां पे आपका एक पर्टिकुलर मीडियम रखा है, उसका डिसएग्रीगेशन करोगे तो आपको सेल अलग अलग, यहाँ पे सेल सेपरेट हो जाए। टिश्यू से सेल अगर सेपरेट होते हैं तो सेल को हमें प्लेट के ऊपर इनोकुलेट करना है या कल्चर करना है जहां पे आपका लिक्विड और सॉलिड मीडियम होगा। ठीक है, तो जो भी न्यूट्रिएंट मीडियम है उसके ऊपर हमें उसको ट्रांसफर करना है, और ट्रांसफर करने के बाद में यहाँ पे आपका फॉर्म होगा प्राइमरी कल्चर। तो हमारे पास में एक जो टिश्यू है उसका अपन ने डिसेक्शन और डिसएग्रीगेशन किया और उसके बाद में उसको ट्रांसफर किया। डिसेक्शन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट में उसको कन्वर्ट करना। डिसएग्रीगेशन का मतलब होता है कि टिश्यू से सारे सेल को सेपरेट कर देना।
ठीक है। उसके बाद में जो सेल है ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के बाद में आपको यहाँ पे कल्चर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सेल की ग्रोथ मिलेगी, सेल यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी आपका प्राइमरी कल्चर ही है, ठीक है। और सेल का ग्रोथ होने के बाद में अब यहाँ के सेल जो है ये अगर आप दूसरे प्लेट के ऊपर अगर ऐड कर रहे हो तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी कल्चर। तो हमें पढ़ना है प्राइमरी कल्चर, जिसमें सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा आइसोलेशन ऑफ टिश्यू, ठीक है। तो हमें टिश्यू को कैसे आइसोलेट करना है, तो सबसे पहले आपके पास कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म रहेगा, एक्सपेरिमेंटल एनिमल रहेगा, जिसका टिश्यू हमें आइसोलेट करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी एनिमल है या फिर जो भी आपके पास में पेशेंट है जिसके टिश्यू का आपको सैंपल लेना है, तो जहां से भी सैंपल लेना होता है तो पहले 75% इथेनॉल से उस साइट के ऊपर, उस साइट को पहले आपको क्या करना है, 70% अल्कोहल से या इथेनॉल से उसको स्टरलाइज करना, ठीक है। तो स्टरलाइज विद 70% इथेनॉल। साइट का स्टरलाइजेशन करने के बाद में आपको टिश्यू को रिमूव करना है, ठीक है। टिश्यू जो है इसको आपको रिमूव करना है। टिश्यू को असेप्टिकली रिमूव करने के बाद आप उसको ट्रांसफर करोगे एक ऐसे मीडियम में जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब आप उस टिश्यू वो मीडियम में उसको ऐड करने के बाद आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। कोई भी टिश्यू या सेल जो है इसको जब अपन एनिमल से रिमूव करते तो रिमूव करने के बाद में उसको आपको एक पर्टिकुलर मीडियम में ऐड करना पड़ता है जो उसको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। जैसे बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन जो है ये आपके सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट को बैलेंस रखता है, इसलिए इसको बोला जाता है बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर इसके जगह पे आप कोई भी दूसरा न्यूट्रिएंट मीडियम यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आपको इसको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। लैब में ट्रांसपोर्ट करना है। जो जहां पे हमने टिश्यू को रिमूव किया वो टिश्यू कल्चरिंग लैब नहीं होना चाहिए। मतलब टिश्यू कल्चरिंग लैब में कभी भी हम टिश्यू को एनिमल से रिमूव नहीं करते, क्योंकि कंटेमिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप एनिमल को टिश्यू कल्चर लैब में लाओगे तो वहां पे एनिमल से कंटेमिनेशन होगा, एनिमल का ब्लीडिंग होगा, तो वहां पे कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए टिश्यू कल्चर लैब में कभी भी आप एनिमल से टिश्यू को रिमूव नहीं करते। बीएसएस में टिश्यू को ट्रांसफर करने के बाद हम इसका ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो इसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे टिश्यू कल्चर लैब में। बट ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ये बिफोर 72 आवर्स होना चाहिए, ठीक है। एट 4 डिग्री सेल्सियस हम उसको मेंटेन करके रखें, ठीक है। तो बीएसएस में 4 डिग्री सेल्सियस पे उसको मेंटेन करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में भी आपका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बट
72 आवर्स के पहले उसको आपको ट्रांसपोर्ट करना है, अदरवाइज उसकी जो एक्टिविटी होती है टिश्यू की, ये आपकी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, बेटर यील्ड चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 72 आवर्स के एज क्विक एज पॉसिबल, जितना जल्दी आप ट्रांसफर कर सकते हो उतना आपको ट्रांसफर करना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आइसोलेशन के लिए आप कौन सा टिश्यू यूज कर सकते हैं, किस ऑर्गेनिज्म का टिश्यू यूज कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स जो है इसमें माउस एम्ब्रियो को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप चीक एम्ब्रियो को यूज कर सकते हो। ठीक है, और कुछ केसेस में जहां पे पेशेंट का टिश्यू सैंपल को आपको चेक करना होता, तो उस केस में ह्यूमंस भी आपके एक्सपेरिमेंटल एनिमल की तरह यूज किए जा सकते हैं, बट इसके लिए आपको कंसल्ट लेटर लेना पड़ता है डॉक्टर से, पेशेंट से, या पेशेंट के फैमिली से। ठीक है, माउस एम्ब्रियो और चीक एम्ब्रियो जो है इसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है चीक एम्ब्रियो। इसके कुछ एडवांटेजेस है कि इसका साइज जो है ये ज्यादा होता है, तो आप इससे ऑर्गन्स जो है इसको इजीली आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते, रिमूव कर सकते हो। तो ऑर्गन्स को आप इजीली रिमूव कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट सेकेंड स्टेज है आपका डिसेक्शन का। ठीक है, सेकेंड स्टेज है आपका डिसेक्शन का। तो हम प्राइमरी कल्चर में हमारा पहला जो स्टेप था वो था आपका आइसोलेशन ऑफ टिश्यू। ठीक है, दूसरा है आपका डिसेक्शन और डिसएग्रीगेशन, है ना। तो डिसेक्शन, ठीक है, और डिसएग्रीगेशन। अब ये सेकेंड स्टेप जो है इसमें क्या होगा, देखो आपका जो ऑर्गन है, ठीक है, या जो भी एनिमल है उसका जो टिश्यू आपको आइसोलेट करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी टिश्यू का आपको डिसेक्शन करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे आपको ऑर्गन निकालना है, लिवर को निकालना है, किडनी को निकालना है, स्किन को निकालना है, या जो भी टिश्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे रे, सबसे पहले मुझे कल्चरिंग करना है लिवर का। तो हमारा पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ ऑर्गन। ठीक है, तो पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ ऑर्गन। जैसे मुझे चाहिए लिवर, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, लिवर चाहिए, तो मैंने लिवर को पहले आइसोलेट कर लिया। ठीक है, ये आइसोलेशन होने के बाद में सेकेंड स्टेप होता है आपका डिसेक्शन। ठीक है, इसमें जो भी आपका फैटी एंड नेक्रोटिक सेल्स होता है इसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो फैटी सेल्स एंड नेक्रोटिक सेल्स को आप रिमूव कर दोगे डिसेक्शन। जो सेल आपको जरूरत है, ठीक है, उस सेल को हम या उस टिश्यू को हम यहाँ पे सिलेक्ट करें। तो जैसे फॉर एग्जांपल डिसेक्शन में हमने क्या किया, लिवर को कट किया। कट करने के बाद में आपका नेक्स्ट डिसेक्शन होने के बाद हम प्राइमरी कल्चर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो प्राइमरी कल्चर जो है इसके 3 अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं। तो प्राइमरी कल्चरिंग में सबसे पहले आपका पहला मेथड है प्राइमरी एक्सप्लांट मेथड। ठीक है, पहला मेथड है प्राइमरी एक्सप्लांट मेथड। उसके बाद में दूसरा है आपका मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन मेथड, और थर्ड है आपका एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन। प्राइमरी कल्चरिंग के लिए जो फाइन डिसेक्शन अपन करते हैं, फाइन डिसेक्शन मतलब जो आपके लीवर के टिश्यू है या
छोटे छोटे अपन ने पोर्शन किए, उसको और फाइन चॉप करेंगे, ठीक है। फाइन चॉपिंग करने के बाद में जो छोटे छोटे आपके पास में पोर्शन रहेंगे, वो छोटे छोटे टिश्यू को हम ट्रांसफर करेंगे किसके ऊपर, आपके न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर। तो क्या होगा इस केस में कि आपका जो ये पेट्री प्लेट है जिसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, टिश्यू को आप ट्रांसफर कर रहे हो, टिश्यू को ट्रांसफर करने के बाद में क्या होगा, ये जो आपका टिश्यू है इसके ऊपर सेल डैमेज साइड से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आपका जो लीवर होता है, ये लीवर के पास में प्रॉपर्टी होती है रीजनरेशन की। मतलब ये लीवर है और लीवर का अगर छोटा सा पोर्शन आपने कट कर दिया, जैसे ये आपने इतना पोर्शन कट किया है, ये अगर आप कोई दूसरे रिसिपिएंट की बॉडी में जब आप इसको ट्रांसप्लांट करोगे, तो लीवर का जो पोर्शन आपका डैमेज हुआ है, ये पोर्शन से आपको डैमेज दिख रहा है, यहाँ से आपने इसको डिसेक्ट किया, बाकी का जो पोर्शन है वो इंटैक्ट है। तो आपका जो लीवर है ये मल्टीप्लाई करेगा कौन से साइड से, जहां से आपने उसको कट लगाया है, मतलब यहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेगा। ग्रोथ आपको यहाँ पे दिखेगी। आपके पास में अगर कोई लीवर का फाइन चॉपिंग करने के बाद में अगर इस तरीके का आपका लीवर है, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है यहां से अपन ने इसको कट नहीं किया है, बाकी की जो साइड्स है यहां से कट लगा है, ये साइड से कट लगा है, ठीक है। ये पोर्शन नीचे का पोर्शन से आपको कट दिख रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि लीवर जो है ये यहाँ लीवर के सेल इस साइड से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर रहा है, और इतना सा जो टिश्यू है ये पूरा आपका लीवर बना सकता है, ठीक है। तो लीवर के पास में रीजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे अपन ने एक्सप्लांट जो है इसको ट्रांसफर करने के बाद में क्या होगा, जो भी आपका डैमेज पोर्शन रहेगा उस साइड से आउटग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक्सप्लांट पे जब भी आउटग्रोथ आता है तो ये सेल आपके ब्रेक फ्री होते हैं और इसको हम ट्रांसफर कर देते कहाँ पे, आपके आउटग्रोथ को पर्टिकुलर मीडियम के ऊपर। तो आउटग्रोथ का सबकल्चरिंग अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपका बनेगा प्राइमरी कल्चर, ठीक है। तो इसको बुलाया था प्राइमरी एक्सप्लांट मेथड, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड है आपका डिसएग्रीगेशन, और डिसएग्रीगेशन में पहला अपन ने पढ़ा कौन सा, प्राइमरी एक्सप्लांट मेथड। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा है आपका डिसएग्रीगेशन, ठीक है। डिसएग्रीगेशन में दो टाइप के डिसएग्रीगेशन होते हैं। एक तो आप यूज करोगे मैकेनिकल, और दूसरे में यूज करोगे आप एंजाइम, जो होता है केमिकल डिसएग्रीगेशन। डिसएग्रीगेशन में टिश्यू से सेल को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। डिसएग्रीगेशन में सेल को टिश्यू से सेपरेट किया जाता है। अब देखो मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन में अलग अलग टेक्निक है, सिविंग, सीरीजिंग, ठीक है, पाइपेटिंग। तो ये सब मेथड जो है ये किसके लिए होती है रे, प्राइमरी कल्चर बनाने के लिए। पहले सेल को अपन क्या कर देते, सेपरेट कर देते, और उसके बाद में फिर प्राइमरी कल्चर बनाएंगे, ठीक है। एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन, एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन में हम पढ़ेंगे कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन, वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन, कोलेजिनेज एंड अदर एंजाइम्स, ठीक है। तो ट्रिप्सिन को यूज करने के बाद में या कोलेजिनेज को यूज करने के बाद में जो भी आपका ट्रिप्सिन या कोलेजिनेज होता है, इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन से रिमूव करते हैं, क्योंकि डिसएग्रीगेशन होने के बाद एंजाइम का हमें कोई भी काम नहीं है। ये एंजाइम अगर मीडियम में होता है तो ये प्रोटीन को डैमेज करते रहेगा, इसलिए सेंट्रीफ्यूगेशन से आप इसको रिमूव कर दो। उसके बाद में जो भी आपके पास में सेल डिसएग्रीगेट हुए हैं उसको आप मीडियम के ऊपर रखोगे, जिससे आपका बन जाएगा प्राइमरी कल्चर, ठीक है।
तो यहाँ पे ये स्टेप्स है, पहले आप ऑर्गन को डिसेक्ट करोगे, सॉरी ऑर्गन को आइसोलेट करोगे ऑर्गेनिज्म में से, जो भी एनिमल रहेगा उसमें से ऑर्गन को आइसोलेट करने के बाद उसका डिसेक्शन करेंगे। डिसेक्शन करने के बाद में फिर हम उसको 3 अलग अलग मेथड से प्राइमरी कल्चर बना सकते हैं। प्राइमरी एक्सप्लांट, जिसमें छोटे छोटे चॉप्स किए हुए आपके जो पोर्शन रहेंगे या टिश्यू रहेंगे उसको अपन डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे मीडियम के ऊपर, और फिर वहां पे जो आउटग्रोथ रहेगी उससे हम प्राइमरी कल्चर बनाएंगे। दूसरा होता है मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन, और तीसरा होता है एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन। तो हम यहाँ पे आपका जो पहला है, ठीक है, प्राइमरी एक्सप्लांटेशन तो अपन ने पढ़ लिया, दूसरा है एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन, ठीक है। तो एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन पढ़ेंगे अपन। तो डिसएग्रीगेशन में एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन पढ़ रहे, तो एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन जो है इसमें आप अलग अलग एंजाइम्स यूज कर सकते हो। जैसे आप ट्रिप्सिन यूज कर सकते हो, आप कोलेजिनेज यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप इलास्टेज यूज कर सकते हो, आप हाई एलू रोनिडेज को यूज कर सकते हो, आप डीएनएस को यूज कर सकते हो, आप प्रोनेस को यूज कर सकते हो, ठीक है, आप डिस्पेस को यूज कर सकते हो, ठीक है। ये एंजाइम्स इंडिविजुअल यूज कर सकते हो या फिर इनका कॉम्बिनेशन करके भी आप डिसएग्रीगेशन के लिए इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में एक पॉइंट याद रखना कि क्रूड एंजाइम जो होते हैं इनसे यील्ड बहुत अच्छा होता है, ठीक है। क्रूड एंजाइम जो है ये प्यूरिफाइड एंजाइम से यील्ड बहुत ज्यादा देते हैं, क्योंकि इट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो आपके पास में बाकी के एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, आपके सेल के लिए टॉक्सिक हो जाते हैं। तो क्रूड एंजाइम के कुछ फायदे हैं कि यील्ड ज्यादा मिलता है, दूसरी बात ये कि जो अनवांटेड एंजाइम्स है वो आपके सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशन है, जैसे ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन के साथ में अगर आप प्रोनेस को यूज करते हो तो ये आपको कंप्लीट कंप्लीट डिसएग्रीगेशन देता है। बट अगर आप कोलेजिनेज और डिस्पेस को यूज करोगे तो ये आपको इनकम्प्लीट डिसएग्रीगेशन देगा, ठीक है। इसमें कंप्लीट डिसएग्रीगेशन होता है बट सेल डैमेज हो जाता है, इसमें इनकम्प्लीट डिसएग्रीगेशन है बट सेल डैमेज आपको देखने को नहीं मिलता। तो हर एक कॉम्बिनेशन के खुद के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हाई एलुरोनिडेज, हाई एलुरोनिडेज जो है इसको अगर कोलेजिनेस के साथ में अगर यूज किया जाता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है इसको डाइजेस्ट करने के लिए हम इनका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं।
डीएनए आपको पता है कि जो भी डीएनए है, डिस्पर्स डीएनए, उसको डिग्रेड करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दिस वे आपका जो एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन है, इसमें आप अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। मोस्ट जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड है वो होता है आपका कोलेजिनेज वाला और ट्रिप्सिनाइजेशन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रिप्सिनाइजेशन। ट्रिप्सिनाइजेशन दो टाइप का होता है। एक होता है कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन, एक होता है वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन, ठीक है। ट्रिप्सिनाइजेशन में मेनली क्रूड एंजाइम्स को यूज किया जाता है, क्रूड ट्रिप्सिन को यूज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि क्रूड ट्रिप्सिन जो है ये मोस्ट ऑफ द सेल जो है इसको टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल जो है ये क्रूड ट्रिप्सिन को टॉलरेट करते हैं, इसलिए क्रूड ट्रिप्सिन को ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कोल्ड एंड वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन जो है, इसमें डिफरेंस क्या है। तो अगर आप इस इमेज में देखोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो टिश्यू सैंपल है उसको हमने एक ट्यूब में डाला है, ठीक है। वो जो आपका टिश्यू सैंपल रहेगा, ठीक है, वो जो आपका टिश्यू सैंपल रहेगा, तो उस केस में आप उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं, ठीक है। अब देखो कि छोटे छोटे पीसेस में कट करने के बाद में इसको हम वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद में इसको हम कोल्ड या वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन के लिए भेज देंगे। सबसे पहले पढ़ते कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन। कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन में क्या होता है, जो भी आपका टिश्यू होता है इसको चॉप करने के बाद हम उसको बेसिस में ऐड करते हैं। बेसिस में ऐड कर तब तक बेसिस में आप उसको स्टोर कर सकते हो या फिर तब तक रख सकते हो जब तक आप ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी आपका टिश्यू है उसको कोल्ड ट्रिप्सिन में सोक करेंगे। कोल्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कोल्ड ट्रिप्सिन में हम इसको 24 आवर्स तक इसको स्टोर कर देंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि ट्रिप्सिन जो है ये आपके टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, पेनिट्रेट होगा, बट उसकी एक्टिविटी लो टेम्परेचर के ऊपर उतनी नहीं रहेगी। तो कोल्ड ट्रिप्सिन आपका टिश्यू के अंदर में पेनिट्रेट कर रहा है और बहुत कम एक्टिविटी दिखा रहा है बिकॉज ऑफ लोअर टेम्परेचर, ठीक है। 24 आवर्स के बाद में क्या करेंगे, वो जो ट्रिप्सिन है, ठीक है, वो जो ट्रिप्सिन है उसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद में अब जो भी आपका ट्रिप्सिन पेनिट्रेट हुआ है उसको छोड़ के बाकी सब ट्रिप्सिन निकल जाएगा। अब हम अगर सेल को 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं 20 to 30 मिनट्स के लिए, तो क्या होगा, वो ट्रिप्सिन की एक्टिविटी ऑन हो जाएगी। ट्रिप्सिन जो है ये आपके सेल के बीच वाले जो जंक्शंस है उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा, और उसके बाद में 20 to 30 मिनट्स के बाद में आप उसमें क्या ऐड कर दोगे, 10 ml ऑफ सीरम, ठीक है। तो उसमें 10 ml मीडियम ऐड करोगे जिसमें सीरम रहेगा,
और उसके बाद में जो आपका डिस्पर्स सेल है उसको अपन क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। देखो सीरम का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपकी ट्रिप्सिन की एक्टिविटी ऑन होती है, जो टिश्यू के प्रोटीन्स को, ठीक है, डाइजेस्ट करना स्टार्ट करती है। सेल के बीच में जो भी आपके सेल एडेजन मॉलिक्यूल्स है वो प्रोटीन्स है, तो उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देगी। बट ये 20 to 30 मिनट्स के लिए आपको रखना पड़ता है, इससे ज्यादा रखोगे तो ये सेल को भी डैमेज कर देगी। उसके बाद डिसएग्रीगेटेड सेल को अगर आपको रिमूव करना है तो ट्रिप्सिन की एक्टिविटी को लो करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सीरम ऐड करना पड़ता है, जो ट्रिप्सिन की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। सीरम ऐड करने के बाद में आप जो भी डिसएग्रीगेटेड सेल है उसको रिमूव करो। रिमूव करने के बाद उसको आप काउंट कर सकते हो या फिर प्राइमरी कल्चर बनाने के लिए उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सेल जो है उसको डाइल्यूट करना पड़ता है 10⁶ सेल पर ml तक, और डाइल्यूट करने के बाद में, ठीक है, डाइल्यूट करने के बाद में आप उसको इनोकुलेट कर दोगे कहाँ पे, आपके सैंपल बॉटल में। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे आपका सेल को इंक्यूबेट करेंगे अपन। इंक्यूबेशन होने के बाद में ये आपका मैट ऑफ सेल फॉर्म करेगा, जिसको अपन बोलेंगे प्राइमरी कल्चर। ठीक है, वैसे ही वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन में क्या डिफरेंस है? वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो भी पीसेस हमने चॉप करके रखी है उसको हम एक बड़े फ्लास्क में 250 ml वाले फ्लास्क में उसको ऐड करते हैं, उसमें 100 ml ट्रिप्सिन ऐड करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं फॉर दी 4 आवर्स। 4 आवर तक अपन क्या करेंगे, रोटरी शेकर जो होता है उसके ऊपर उसको इंक्यूबेट कर देंगे 4 आवर्स तक। इंक्यूबेट करने के बाद में, ठीक है, आपको क्या करना है कि हर एक 30 मिनट्स के बाद में, अब यहाँ पे तो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ट्रिप्सिन एक्ट करेगा। तो आफ्टर एवरी 30 मिनट्स आपको क्या करना है, आपको जो सेल्स है उसको रिमूव करते जाना। ठीक है, आपको क्या करना है, हर एक 30 मिनट के बाद में सैंपल लेना है। सैंपल लेने के बाद में सेंट्रीफिकेशन के लिए डालना है। सेंट्रीफिकेशन में क्या होगा, जो भी पेलेट है वो सेटल डाउन होगा और जो ट्रिप्सिन रहेगा ये आपके सुपरनेटेंट में रहेगा, तो उसको आप डिस्कार्ड कर दोगे। ट्रिप्सिन को डिस्कार्ड करने के बाद में जो भी डिस्पर्स सेल है वो डिस्पर्स सेल आपके जो पेलेट में रहेंगे उसको कलेक्ट करेंगे और उसको हम स्टोर करेंगे आइस में। ठीक है, और उसके बाद में फिर आप उसका क्या कर सकते हैं, सैंपलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल आपको नंबर ऑफ टाइम्स करनी पड़ेगी। हर एक 30 मिनट के बाद में आपको सैंपल लेके सेंट्रीफिकेशन करना पड़ेगा, सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड करना पड़ेगा, पैलेट जो है उसको कलेक्ट करके उसको स्टोर करना पड़ेगा लो टेम्परेचर के ऊपर, और उसके बाद में फिर से कॉमन स्टेप काउंटिंग, डाइल्यूशन एंड देन कल्चरिंग एंड देन इंक्यूबेशन। ठीक है, तो वार्म ट्रिप्सिनाइजेशन एंड कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन में डिफरेंस होता है सिर्फ ट्रिप्सिन इसका टेम्परेचर का। इसको 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ट्रीट किया जाता है। ठीक है, बट 37 के ऊपर आपका जो ट्रिप्सिन है ये आपके सेल को डैमेज करता है। इसीलिए कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन में यील्ड बहुत ज्यादा होता है। कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन का यील्ड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद में लाइव सेल जो है इसका नंबर भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए कोल्ड ट्रिप्सिनाइजेशन को ही प्रिफर्ड किया जाता है। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास में ट्रिप्सिनाइजेशन और कोलेजिनेज वाला ट्रीटमेंट है या फिर प्राइमरी एक्सप्लांट कल्चर वाला मेथड। जब आपके पास में सैंपल टिश्यू जो है, सैंपल टिश्यू जब आपके पास में बहुत कम होता है, ठीक है, सैंपल टिश्यू आपके पास में कम होता है, तब प्राइमरी एक्सप्लांट कल्चर यूज किया जाता है, प्राइमरी एक्सप्लांट मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जब आपके पास में सैंपल टिश्यू बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आप दो मेथड यूज कर सकते हो। एक ट्रिप्सिन यूज कर सकते हो डिसएग्रीगेशन के लिए, ठीक है, कोलेजिनेज यूज कर सकते हो, मतलब एंजाइमेटिक मेथड यूज कर सकते हो, या फिर मैकेनिकल मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है,
केमिकल मेथड जो है इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज। जब आपको यील्ड बहुत ज्यादा चाहिए तब कोलेजिनेज ट्रिप्सिनाइजेशन यूज करें, ठीक है। इसमें अपन ने जैसे बोला है कि लाइव सेल, वायबल सेल का नंबर ज्यादा होता है, बट मैकेनिकल के केस में क्या होता है, यील्ड आपकी बहुत कम होती है। यील्ड क्या होती है, कम होती है। बट इसको मैकेनिकल मेथड को कब यूज किया जाता है रे, जब सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है, जब सॉफ्ट टिश्यू हो तब अपन क्या करते हैं, मैकेनिकल मेथड को यूज करते हैं। यील्ड इसकी कम होती है, वायबल सेल जो है ये भी आपको इस मेथड से कम मिलते हैं। तो जब आपके पास में सैंपल साइज बहुत ज्यादा है तब आप केमिकल और मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन के लिए जा सकते हैं। सैंपल टिश्यू कम है तब आप प्राइमरी एक्सप्लांट कल्चरिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है। अब ट्रिप्सिनाइजेशन हो गया, बट ट्रिप्सिनाइजेशन किस केस में किया जाता है और कोलेजिनेज कब किस केस में किया जाता है, ठीक है। आपके पास जो ट्रिप्सिन है, ये ट्रिप्सिन के केस में ट्रिप्सिन के केस में सेल बहुत ज्यादा डैमेज होता है। तो ट्रिप्सिन डैमेज करता है किसको, आपके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, आपके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं इसको ये डैमेज करता है। उसके बाद में दूसरी बात कि ट्रिप्सिन जो है ये आपका इनइफेक्टिव होता है अगेंस्ट फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो है उसके अगेंस्ट में क्या होता है, इनइफेक्टिव होता है। तो उस केस में फिर हम क्या यूज करते हैं, तो उस केस में हम कोलेजिनेस को यूज करते हैं। तो कोलेजिनेस कब यूज किया जाता है, कोलेजिनेस सॉफ्ट टिश्यू के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका फाइब्रस टिश्यू, इसके लिए आप कोलेजिनेस को यूज कर सकते हो, ठीक है। सॉरी एक मिनट, आपका फाइब्रस टिश्यू जो है उसकी उसके लिए अपन किसको यूज कर सकते हैं, कोलेजिनेस वाला ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसमें आपका कोलेजन होता है, ठीक है। जैसे मसल हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बहुत ज्यादा होता है, उसमें कोलेजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो उस केस में आप कोलेजिनेस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट सेल अधेजन मॉलिक्यूल्स, सेल अधेजन मॉलिक्यूल जिसमें कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सेल अधेजन मॉलिक्यूल जिसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, तो उसके अगेंस्ट में आप कोलेजिनेज वाला ट्रीटमेंट यूज कर सकते हो अलोंग विद दी हाई एल्यूरोनीडेज एंजाइम, ठीक है, एंड म्यूरामिनिडेज। ये एंजाइम के साथ हम किसको यूज कर सकते हैं, कोलेजिनेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट कोलेजिनेस की अगर हम बात करेंगे तो कोलेजिनेस ट्रीटमेंट में यहाँ पे सबसे पहले जो भी आपके पास में टिश्यू है वो टिश्यू का अपन क्या करेंगे, डिसेक्शन करेंगे बीएसएस में ना, जो भी करना है वो बीएसएस में करना है। एंटीबायोटिक ऐड करेंगे ताकि आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद में उसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद में आपका जो टिश्यू है वो सेटल डाउन होगा। उसके बाद में सुपरनेटेड को फेंक देंगे। उसके बाद में ऐड करेंगे कोलेजिनेस। ठीक है, कोलेजिनेस को ऐड करने के बाद इसको 1 to 5 डेज तक रखेंगे। उसके बाद में कोलेजिनेस क्या करेगा, रे जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कोलेजन है उसको ब्रेक करेगा। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू के लिए अपन मोस्टली कोलेजिनेस को यूज करते हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कोलेजिनेस ट्रीटमेंट किस लिए यूज किया जाता है, तो कोलेजिनेस फाइब्रस टिश्यू के लिए या फिर सेल अडेजन मॉलिक्यूल जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो उसको ब्रेक करने के लिए अलॉन्ग विद दी हाइलुरोनिडेज एंड न्यूरामिनिडेज, है ना। तो इसके साथ में अपन उसको यूज करते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, कि ट्रिप्सिनाइजेशन आप कोई भी टिश्यू के लिए यूज कर सकते हैं, बट एपिथेलियल एंड फाइब्रस टिश्यू के लिए अपन कोलेजिनेस को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो भी डिस्पर्स सेल है, टिश्यू है, उसको अपन पिपेटिंग करेंगे। और उसके बाद में जो भी आपका एपिथेलियल सेल है उसको सुपरनेटेंट से सेपरेट करें। सेंट्रीफ्यूगेशन से आप कोलेजिनेस को क्या करोगे, सेपरेट करोगे। और जो आपका सेल है उसको इनोकुलेट करोगे किसके ऊपर, उसको इनोकुलेट करोगे पर्टिकुलर मीडियम के ऊपर। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा प्राइमरी कल्चर। ठीक है, तो ये आपका बन गया प्राइमरी कल्चर। ठीक है, यहाँ पर चलो, तो यहाँ पे आपके पास कोलेजिनेस जो ट्रीटमेंट है इससे आप क्या कर सकते हैं, प्राइमरी कल्चर बना सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट दूसरा है मैकेनिकल मेथड। केमिकल मेथड यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद में मैकेनिकल, और मैकेनिकल मेथड जो है इसमें सबसे पहले यहाँ पे मैकेनिकल मेथड में अलग अलग टेक्निक यूज की जाती है। ठीक है, जैसे सीविंग। सीविंग का मतलब क्या, एक नेट होता है। ठीक है, इसको छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये पोर्स का साइज और सेल का साइज जो रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, मतलब इसमें से सिंगल सेल आपका एंटर कर सकता है। तो ये पोर है। ठीक है, और ये पोर का साइज आपको उतना रखना है कि इसमें से आपका सेल जो रहेगा वो सेल एंटर करे। तो ये हमारा सेल, ठीक है, जो इस पोर से क्या करेगा, एंटर करेगा। तो जब अपन इसके ऊपर टिश्यू रखेंगे, ये जो अपना सीव प्लेट है इसके ऊपर टिश्यू रखेंगे, और टिश्यू रखने के बाद में क्या करेंगे रे, टिश्यू रखने के बाद में इस टिश्यू को अपन प्रेस करेंगे। टिश्यू को जब अपन प्रेस करेंगे तो आपका नीचे से आपके जो सेल्स है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा दूसरा मेथड क्या होता है, दूसरा मेथड होता है पाइपेटिंग। ठीक है, ये पाइपेटिंग का है या फिर सिरिंज यूज कर सकते हो। सिरिंजिंग और पाइपेटिंग क्या होता है कि अपन क्या करते हैं कि पिपेट और सिरिंज को टिश्यू के ऊपर लगाते हैं और सक्शन प्रेशर लगाएंगे, निगेटिव प्रेशर लगाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब भी अपन पिपेटिंग और सिरिंजिंग करेंगे तो उस केस में ये आपका फॉर एग्जांपल समझ लो ये सिरिंज है। ठीक है, पिपेटिंग भी सेम मैकेनिज्म से काम कर रहा है और सिरिंजिंग भी सेम मैकेनिज्म से काम कर रहा है। हम क्या करेंगे रे, यहाँ पे जो भी पिस्टन होता है उसके हेल्प से हम निगेटिव प्रेशर लगाएंगे, इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ जब अपन खींचेंगे तो क्या होगा, निगेटिव प्रेशर लगेगा, और निगेटिव प्रेशर की वजह से जो भी सेल है ये सेल आपके जो सिरिंज है उसके माउथ के ऊपर स्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस आप सेल को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो।
उसके बाद में नेक्स्ट आपका सीविंग, पिपेटिंग और सिरिंजिंग मेथड जो है ये मैकेनिकल मेथड है, और इसमें इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। मैकेनिकल मेथड हम किस लिए यूज कर सकते हैं? फॉर सॉफ्ट टिश्यू। अगर सॉफ्ट टिश्यू जैसे ब्रेन टिश्यू है, ठीक है, तो ब्रेन टिश्यू है तो इसको अपन एग्रीगेशन करने के लिए मैकेनिकल मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सॉफ्ट टिश्यू जो है इसको डिसएग्रीगेट करने के लिए हम मैकेनिकल मेथड यूज कर सकते हैं, बट इसके कुछ डिसएडवांटेज है कि यील्ड जो है, यील्ड कम मिलती है एज कम्पेयर विद केमिकल मेथड। वायबल सेल जो है इसका नंबर भी आपको क्या मिलता है? कम मिलता है, ठीक है। तो मैकेनिकल मेथड करने के बाद में, ठीक है, मैकेनिकल मेथड करने के बाद में हमें क्या करना पड़ता है? हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। वायबल सेल का सिलेक्शन करना पड़ता है और उसके बाद में फिर अपन इनोकुलेट। तो वायबल सेल को नॉन वायबल सेल से सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे? सेंट्रिफिकेशन करेंगे, ठीक है। सेंट्रिफिकेशन मेथड से आप उसको नॉन वायबल सेल को सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रिफिकेशन ट्यूब जो है उसके अंदर में हमें क्या करना पड़ता है? हमारा सैंपल, और उसमें ऐड करेंगे अपन फिकॉल एंड सोडियम मेट्रीजोएट। तो इसकी वजह से आपका जो नॉन वायबल सेल है इसको अपन क्या कर सकते? सेपरेट कर सकते, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपका जो केमिकल मेथड है और मैकेनिकल मेथड है ये खत्म हो, ठीक है। तो जो भी आपके पास में डिसएग्रीगेटेड सेल्स है, ठीक है, सेल्स कहाँ से आए रहे? तो ये आपका प्राइमरी एक्सप्लांट से आए, ठीक है। जो भी आपका एक्स्ट्रा ग्रोथ आया था उससे आपने कलेक्ट किए, या फिर आपने कहाँ कहाँ से कलेक्ट किए इसको? प्राइमरी एक्सप्लांट मेथड। दूसरा केमिकल मैकेनिकल डिसएग्रीगेशन, ठीक है। और केमिकल में भी हमने दो टाइप पढ़े थे, ठीक है ना। तो उसे दो टाइप, ट्रिप्सिनाइजेशन एंड कोलेजिनेज वाला, ठीक है। तो आपके पास में डिसएग्रीगेटेड सेल्स मिल गए, इसको हम क्या करेंगे? कल्चरिंग ऑन मीडिया, जिसको कल अपन ने डिस्कस किया था। मीडिया के ऊपर कल्चरिंग करने के बाद में 37 डिग्री सेल्सियस आपका जो पीएच है वो टिश्यू के हिसाब से रहेगा, अपन नॉर्मली 7.4 लिख रहे हैं, ठीक है। और इसको आप क्या करोगे? 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप इंक्यूबेट करोगे, और इंक्यूबेट करने के बाद में टाइम जो है ये आप 24 टू 72 आवर्स तक ले सकते हो। 24 आवर्स में तो बहुत कम ग्रोथ आती है, बट 72 आवर्स के बाद में अच्छा सा कल्चर बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी कल्चर, ठीक है। प्राइमरी कल्चर जो है इस यहाँ से सेल को उठाएंगे और दूसरे प्लेट के ऊपर हम इनॉकुलेट करेंगे जिसमें आपका मीडियम रखा रहेगा, ठीक है। या हम इसको बॉटल में इनॉकुलेट करेंगे। बॉटल जो होता है इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ठीक है, इसके ऊपर ग्रोथ आपको अच्छी मिलेगी।
ठीक है, तो ये जो आपका कल्चरिंग रहेगा इसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी कल्चर। ठीक है यहाँ तक। तो इन दिस वे आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी कल्चर यहाँ पे खत्म हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे ट्रांसफॉर्म एंड नॉन ट्रांसफॉर्म सेल लाइन का। ठीक है।